बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था एनालिटिकल सेपरेशन के बारे में कि एनालिटिकल सेपरेशंस क्या होती हैं और कौन कौन सी टाइप हैं। सो आज जो है हम उनमें से एक टेक्निक जो है जो फर्स्ट टेक्निक है हम उसको स्टार्ट करेंगे, विच इज़ क्रोमेटोग्राफी। सो लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कि व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी है क्या? अगर हम हिस्टोरिकली इसको एक्सप्लेन करें तो बेसिकली ये जो है लैटिन वर्ड्स हैं, दो उनमें से जो है क्रोमेटोग्राफी का वर्ड जो है वो निकला। वन इज क्रोमा विच मीन कलर एंड ग्राफीन मीन राइटिंग, लाइक कलर राइटिंग। और ये एक रशियन बॉटनिस्ट था जिसने ओरिजिनली नेम दिया था क्रोमेटोग्राफी का। एंड बेसिकली उसने क्या किया था कि उसने डिफरेंट प्लांट सेगमेंट उसके पास पिगमेंट्स थे, जैसे क्लोरोफिल, जेंथोफिल वगैरह। तो उसने एक कॉलम लेके उनको सेपरेट किया था डिफरेंट जो कंपोनेंट्स ऑफ हैं उसके अंदर, जो सैंपल था उसके पास प्लांट एक्सट्रैक्ट उसमें से। और जब वो सेपरेट हुए तो वो डिफरेंट उन्होंने कलर जो है वो सेपरेट हो गए थे उस कॉलम के अंदर। तो बेस्ड ऑन दैट एक्चुअली उसका जो एक्सपेरिमेंट था तो उसने इसको नाम दिया था क्रोमेटोग्राफी का। तो ये जो है वो ओरिजिनल जो क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट था जो उसने किया, जिसकी बेस पे उसने इसको क्रोमेटोग्राफी का नाम दिया। इट वाज लाइक दिस। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने एक कॉलम यूज किया, यहाँ पे जो जैसे आपको नजर आ रहा है, इसको फिल किया गया लाइमस्टोन के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। और यहाँ पे टॉप पे उसके अंदर ऊपर जो है उसके उसने रखा क्या कहते हैं जो प्लांट एक्सट्रैक्ट था, जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद थे। एंड देन उसने इसमें से एथेनॉल जो है वो पास किया। जब एथेनॉल इसमें से पास हुए तो आफ्टर सम टाइम जो है जो एथेनॉल इस प्लांट एक्सट्रैक्ट को साथ लेके गया, और उसके पास होने से ये जो इसके कंपोनेंट्स थे वो सेपरेट हो गए और उन्होंने डिफरेंट जो है वो कलर जो है वहाँ पे दे दिए। डिफरेंट बैंड्स बन गए जो डिफरेंट पिगमेंट्स थे, जिसके अंदर क्लोरोफिल था, जेंथोफिल था, कैरोटीनॉइड थे। ठीक है, जैसे ये कैरोटीन है, जेंथोफिल है, क्लोरोफिल ए है और बी है। तो ये जो कलरफुल बैंड बने, इनकी बेस पे जो है उसने इस जो टेक्निक है इसको नाम दिया क्रोमेटोग्राफी का। सो हम अगर टेक्निकली बात करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी जो है एक टाइप है सेपरेशन टेक्निक की। इट्स अ काइंड ऑफ अ सेपरेशन टेक्निक which depends on the different interaction of a compound with two phases, which is mobile phase and a stationary phase. And there is another component which is the sporting medium. कि बेसिकली क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है वो सेपरेट किया जाता है कंपाउंड्स को, और द मेन जो फोर्स है, जो मेन क्राइटेरिया है कि जो सेपरेट करता है उन कंपाउंड्स को, दैट इज देयर इंटरेक्शन विद मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, जो कि किसी भी स्पोर्टिंग मीडिया के ऊपर जो है वो यूज की गई है। तो मोबाइल फेज जो है यहाँ पे सॉल्वेंट होता है, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि वो एथेनॉल जो यूज किया गया था वो जो है वो एक सॉल्वेंट है कि जो स्पोर्टिंग मीडिया से एंड देन हमारे पास स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज जो है एक मोस्टली हम लेयर यूज करते हैं या कोटिंग यूज करते हैं किसी भी एक्सपोर्टिंग मीडिया के अंदर, कि जो कि
जो हमारे पास एनालाइट है उनके साथ रिएक्ट करती है। अब कुछ केसेस में ये होता है कि स्पोर्टिंग मीडियम और स्टेशनरी फेज एक ही चीज होती है। फॉर एग्जांपल इन सम केसेस सिलिका यूज किया जाता है, जैसे हमने पीछे देखा कॉलम जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट था, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट वहां पे स्पोर्टिंग मीडियम भी था और स्टेशनरी फेज भी था। बट जो रिसेंटली जो क्रोमेटोग्राफी यूज हो रही है वहां पे एक स्पोर्टिंग मीडियम यूज किया जाता है जिसके अंदर कोई भी सॉलिड सरफेस होती है, कोई भी पाउडर फॉर्म होता है, तो उस स्पोर्ट के ऊपर जो है वो स्टेशनरी फेज को जो है वो कोट किया जाता है, कि जो कि उस आगे फर्दर सेपरेशन में जो है हमें हेल्प करती है। तो इन सम केसेस जो है वो स्पोर्टिंग मीडियम सिंपल ग्लास सरफेस होती है, और उस ग्लास सरफेस के जो है जैसे कैपिलरी है तो कैपिलरी एज अ स्पोर्ट मीडियम होती है, और उसके ऊपर जो है वो स्टेशनरी फेज को जो है वो कोट कर दिया जाता है। सो बेसिकली जो है ये मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी क्रोमेटोग्राफी सिस्टम के, जिसके अंदर मोबाइल फेज होती है, स्टेशनरी फेज होती है और स्पोर्टिंग मीडियम होता है। लेट्स सी कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो काम कैसे करती है। आप कॉलम को पैक करते हैं स्टेशनरी फेज के साथ, कोई भी स्पोर्टिंग मीडियम है उसके ऊपर वो कोटेड है, और यहाँ पे आप एक सैंपल रखते हैं फॉर एग्जांपल जिसके अंदर 2 कंपोनेंट्स है, ए है और बी है, और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको सैंपल को प्लेस किया, और उसके बाद जो भी आप सॉल्वेंट यूज करें, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्वेंट हम यूज कर सकते हैं, तो मोबाइल फेस को जब हम इसमें से पास करते हैं तो विद टाइम जो है ये जो कंपाउंड है, ये सैंपल है, ये उसके साथ आना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली यहाँ से जो है वो जो है वो निकलता है, और बेस्ड ऑन इट्स इंटरेक्शन। अब यहाँ पे यह है कि जब आप ने यहाँ पे सैंपल रखा है, ये जो कंपोनेंट है इसके 2 ए एंड बी, सो ये डिफरेंटली इंटरेक्ट करते हैं इस स्टेशनरी फेज के साथ और मोबाइल फेज के साथ। अब अगर जो कंपोनेंट है जिसका फॉर एग्जांपल ए कंपोनेंट है, इसका इंटरेक्शन इस फेज के साथ, स्टेशनरी फेज के साथ कम है और मोबाइल फेज के साथ ज्यादा है, तो क्या होगा कि ये कंपोनेंट जो है इस मोबाइल फेज के साथ इसमें से इल्यूट कर जाएगा, इसमें से जो है मोबाइल फेज के साथ निकल आएगा, तो ये पहले निकल आएगा। अब ये सेकंड कंपोनेंट है बी कंपोनेंट, अगर इसकी इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा, मोबाइल फेज के साथ कम है, तो ये इसके अंदर इसकी इंटरेक्शन ज्यादा होगी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकलेगा और टाइम लगेगा। सो ए जो है वो पहले निकल जाएगा क्योंकि उसकी इंटरेक्शन कम है स्टेशनरी फेज के साथ, और बी की क्योंकि ज्यादा, तो बी जो है वो थोड़ी देर के बाद डिलीट होगा। बेस्ड ऑन दिस जो हमारे पास मैकेनिज्म है, हम इन जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हम ये सिग्नल है और ये टाइम है, T1 है, T2 है, तो जो ये तो बेसिकली एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह से सेपरेट होता है। तो हमारे पास डिटेक्टर हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी के साथ जो है, और जब ये कंपोनेंट पहला इल्यूट होता है तो ये यहाँ पे फर्स्ट डिटेक्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर जब कंपोनेंट बी इल्यूट होगा तो वो डिटेक्ट हो जाता है, और बेस्ड ऑन इट्स कि कितने टाइम के बाद ये लूट हुआ है, इसका पी का एरिया कितना है, तो इससे हम जो है आइडिया लगा लेते हैं, तो कंप्यूट कर लेते हैं कि ये कंपोनेंट कौन सा है, ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट कौन सा है, और सेकंड ये है कि इनकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है हमें फिर ये एनालिसिस प्रोवाइड करता है। सो बेसिक फिनोमेना ये है कि जो एनालाइट है, जो कंपोनेंट्स हैं किसी भी सैंपल के, अगर उसके अंदर 6 कंपोनेंट है तो वो डिफरेंटली इंटरेक्ट करते हैं विद द स्टेशनरी फेज एंड दे इंटरेक्ट डिफरेंटली विद द मोबाइल फेज। तो जो कंपोनेंट स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं स्टेशनरी फेज के साथ, वो वहां पे ज्यादा देर स्टे करेंगे, और जो रिलेटिवली कम इंटरेक्ट करते हैं वो जल्दी इल्यूट कर जाएंगे। So based on these interaction, we can separate different components of a given sample. So here it's explained the same phenomena कि if we have 2 components A and B in a sample, अगर आप उसको place करते हैं और उसमें से solvent pass करते हैं,
तो सल्यूट्स विच इंटरेक्ट मोर स्ट्रांगली विद द स्टेशनरी फेज एक्चुअली वो ज़्यादा टाइम लेता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें से पास होता है, क्योंकि इसकी इंटरेक्शन जो है वो इसके साथ ज़्यादा है, इसको इसमें से मूव करना रिलेटिवली टफ होता है। और जो वो सर जी सर ये जो स्टेशनरी फेज होता है ये हमारे पास एक कोई कोटिंग है किसी मटेरियल की? मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। और जिस हमारे पास कंपोनेंट बी है, अगर इसकी ये रिलेटिवली इसकी इंटरेक्शन कम है स्टेशनरी फेज के साथ एज कंपेयर टू ए, तो ये पहले उसमें से मूव करता है। सो ये वाला जो कंपाउंड है जो वीकली हम इसको कहते हैं रिटेन है, तो ये पहले इल्यूट कर जाएगा कॉलम से विद मोबाइल फेज, और जो ए है वो बाद में मूव करेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉलम और हम कौन सी क्रोमेटोग्राफी यूज कर रहे हैं, तो हम डिफरेंट तरह की जो है वो स्टेशनरी फेज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इन सम केसेस हम जो है वो सिलिका जो पार्टिकल्स हैं, सिंपल जो सिलिका पार्टिकल्स हैं, उनको पैक करते हैं इसके अंदर। तो वहां पे जो है वो सिलिका पार्टिकल्स जो है वो हमारे पास स्टेशनरी फेज होते हैं, सिंपल पार्टिकल्स होते हैं सिलिका के। इसी तरह कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे बीड्स यूज किए जाते हैं सिलिका के, कहीं पे जो है वो सिलिका के ऊपर फर्दर जो है वो कुछ चीजों की जो है वो कोटिंग की जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन क्या है हम कौन सा कॉलम यूज कर रहे हैं, किस तरह की क्रोमेटोग्राफी यूज कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारी टाइप्स हैं फर्दर क्रोमेटोग्राफी की जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसकी बेस पे जो है वो मल्टीपल काइंड ऑफ स्टेशनरी फेजेस जो है वो यूज होती हैं। ठीक है, पार्टिकल्स की फॉर्म भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, एक लिक्विड टाइप सरफेस भी यूज होती है जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेशनरी फेजेस ऐसी होती हैं जिसके अंदर पोर्स होते हैं, और वहाँ पे पोर की बेस पे वहाँ पे इस तरह की अटैचमेंट नहीं होती, वहाँ पे साइज की बेस पे एक्चुअली उसको हम कहते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो वहाँ पे जो सेपरेशन होती है वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट्स होती है। ठीक है, तो वो हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। बट क्वेश्चन था कि क्रोमेट वो जो स्टेशनरी फेज क्या होती है, तो हम मल्टीपल काइंड की हम यूज करते हैं, पार्टिकल भी होते हैं, एक थिन लेयर ऑफ लिक्विड भी होती है, बीड्स भी होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी की। जो क्रोमेटोग्राफी है इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ फॉर एग्जांपल मोबाइल फेस की बेस पे भी इसको क्लासिफाई किया जाता है, और इसकी स्टेशनरी फेज के हिसाब से भी इसको क्लासिफाई किया जाता है। इन सम केसेस जो हम स्पोर्ट मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी बेस पे भी इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है। जो प्राइमरी डिवीजन होती है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की, बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन द मोबाइल फेज, कि हम कौन सी मोबाइल फेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो हम जो मोबाइल फेज है हम लिक्विड यूज कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जी जो क्रोमेटोग्राफी वी आर यूजिंग इज अ काइंड ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और अगर हम मोबाइल फेज जो है वो हम गैस यूज करते हैं, तो वहां पे हम कहते हैं कि जी इसको ये हम गैस क्रोमेटोग्राफी यूज कर रहे हैं। सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मोबाइल फेज कि हम कौन सी मोबाइल फेज यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास मेनली टू टाइप्स हैं, एक गैस क्रोमेटोग्राफी एंड एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सेकंड जो है बेस्ड ऑन कि हम स्टेशनरी फेज किस तरह की यूज कर रहे हैं, तो फर्दर जो है हम इसको करेक्टराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब जैसे हम गैस क्रोमेटोग्राफी यूज कर रहे हैं, विच मीन कि हमारे पास मोबाइल फेज जो है वो गैस है, तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड है या सॉलिड है। अगर तो स्टेशनरी फेज सॉलिड है और मोबाइल फेज गैस है, तो हम कहेंगे कि गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। और अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो हम कहेंगे ये जी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। सिमिलरली अगर हमारे पास जो है वो हम लिक्विड मोबाइल फेज यूज कर रहे हैं और लिक्विड ही हम यूज कर रहे हैं स्टेशनरी फेज, तो हम कहते हैं इट्स अ लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और सिमिलरली विद वी हैव लिक्विड मोबाइल फेज एंड सॉलिड स्टेशनरी फेज, तो हम इसको कहते हैं कि ये लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है। सो डिपेंडिंग हमारे पास मोबाइल फेज कौन सी है और हमारे पास स्टेशनरी फेज कौन सी है, तो हम जो है इसको डिवाइड करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में और फर्दर
गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, लिक्विड लिक्विड और लिक्विड सॉलिड। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हम इनको डिवाइड करते हैं। एंड देन देयर आर फर्दर जो है आगे इनकी डिफरेंट और पॉसिबिलिटीज हैं कि जिनके थ्रू हम इसको कैटेगराइज करते हैं जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। अब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का मतलब ये है कि इसके अंदर जो मोबाइल फेज है वो तो लिक्विड ही है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम एक एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, ये एक टाइप ऑफ लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है। और जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, दिस इज अ काइंड ऑफ लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। फिर यहाँ पे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, क्योंकि हम यहाँ पे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज है वो लिक्विड यूज कर रहे हैं, तो इट्स अ टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। बट यहाँ पे जो है वो स्पोर्ट जो होती है उसके ऊपर फिक्स चार्जेस होते हैं, जिसकी बेस पे आयन एक्सचेंज होता है और वहाँ पे सेपरेशन होती है। तो इट्स आल्सो काइंड ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। देन साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी है, जहाँ पे मोबाइल फेज तो लिक्विड है और लेकिन जो सॉलिड स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हैं वो सॉलिड है। सो इट्स अ लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। लेकिन यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हैं वो पोरस होती है, जिसमें साइज की बेस पे सेपरेट किया जाता है। तो इस तरह की जो लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है उसको हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट वेज के बेसिकली जो भी हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो हम उसमें मोबाइल फेज कौन सी यूज कर रहे हैं और स्टेशनरी फेज कौन सी यूज कर रहे हैं, इसकी बेस पे हम उसको डिवाइड करते हैं। और फर्दर उसका सेपरेशन प्रिंसिपल क्या है, हम उसको चार्जेस की बेस पे सेपरेट कर रहे हैं, हम उसको साइज की बेस पे सेपरेट कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन इट्स सेपरेशन मैकेनिज्म हम उसकी जो है वो कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर, ठीक हो गया। एंड जो थर्ड चीज मैंने एक्सप्लेन की पीछे भी कि हम उसको टाइप ऑफ स्पोर्ट मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी में, हम उसकी बेस पे भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स को जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। बेस्ड ऑन जो स्पोर्ट मटेरियल यूज कर रहा है, तो हमारे पास 3 मेन टाइप्स होती हैं क्रोमेटोग्राफी की। एक को हम कहते हैं जी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, या जिसको पैक्ड बेड क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। द सेकंड टाइप इज ओपन ट्यूबुलर, और जिसको कैपिलरी क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। और द थर्ड टाइप इज ओपन बेड, या जिसको प्लेनर क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। यहाँ पे इसको आप ट्रू डायग्राम आप बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे। सो ये जो हम पहले भी एग्जांपल हमने कैलकुलेट की कि ये पैक्ट जो है हमारे पास बेड क्रोमेटोग्राफी, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी है कि वहाँ हम उसके अंदर कॉलम के अंदर जो है वो इसको फिल कर देते हैं, फॉर एग्जांपल सिलिका या वट एवर स्पोर्ट जो भी हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है, जिसके अंदर हम कोई भी कॉलम है हम उसको अंदर से पैक करते हैं। देन सेकंड जो टाइप है उसके अंदर हमारे पास जिसको हम कैपिलरी क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, वहां पे 2 तरह की टाइप होती हैं। तो एक बेसिकली यहाँ पे जो कैपिलरी है उसकी जो थिन कैपिलरीज यूज की जाती हैं, और जो उसकी जो इनर सरफेस है उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो मटेरियल जो है वो कोट किए जाते हैं। सेपरेशन मोस्टली जो है डिफरेंट टाइप्स है। यहाँ पे भी कहीं पे जो है सिंपल एक लिक्विड की लेयर है जो यहाँ पे कोट कर दी जाती है, कहीं पे कुछ टाइप्स ऐसी होती है कि जहाँ पे हम वॉल के ऊपर जो है हम स्मॉल बीड्स हैं उनको जो है किसी भी चीज के साथ उसके साथ अटैच करते हैं और वो फर्दर रोल प्ले करते हैं। ये जो जितनी भी टाइप्स है हमने आगे चल के इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। ये जो कैपिलरी कॉलम्स भी हैं और जो ये जो सिंपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी है और जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है, तो वहां जाके हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी जस्ट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर कि कहीं पे हम लार्ज कॉलम है जिसको हम पैक करते हैं, कहीं पे कैपिलरी कॉलम्स होते हैं जिसके अंदर जस्ट खाली होते हैं, वो एम्प्टी होते हैं, ओपन होते हैं,
लेकिन साइडों पे जो है वो कोटिंग होती है। और देन जो सिंपल जिसको प्लेनर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जिसके अंदर पेपर क्रोमेटोग्राफी आती है और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आती है। ये दोनों क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हमने डिटेल में फर्दर स्टडी करेंगे, लेकिन सिंपल जो इसका मैकेनिज्म है उसमें ये है कि आप जो पेपर फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफी एक स्पेसिफिक पेपर यूज किया जाता है और उसके ऊपर हम जो है कोई भी मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इंक्स का मिक्सचर है जिसके अंदर 3 to 4 डिफरेंट कलर्स हैं, तो हम यहाँ पे एक डॉट लगाते हैं उस पेपर के ऊपर और उस पेपर को हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो हमारी मोबाइल फेज है उसके अंदर यहाँ पे हम रख देते हैं। उसके अंदर डिप नहीं करते, वो थोड़ा सा ऊपर होता है लेकिन ये है कि उसके अंदर डिप करते हैं। ये जब उसको अंदर डिप करेंगे तो मोबाइल फेज जो है थ्रू कैपिलरी रिएक्शन ऊपर जाता है, और जैसे जैसे मोबाइल फेज मूव करता है तो बेस्ड ऑन इट्स इंटरेक्शन विद द एनालाइट तो वो उसको डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर देता है। तो इस तरह की जो क्रोमेटोग्राफी होती है बेसिकली हम उसको प्लेनर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और इसकी फर्दर जो पेपर क्रोमेटोग्राफी और टीएलसी है जिसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप्स ऑफ द प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। ठीक हो गया। तो ये तो थी इंट्रोडक्शन टू क्रोमेटोग्राफी के क्रोमेटोग्राफी है क्या और इसकी कितनी तरह की जो है वो टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस टेबल जो है वो डिफरेंट टाइप्स को जो है वो फॉर एग्जांपल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी है। तो इनको एक्सप्लेन किया जाए यह है कि यहाँ पे मेथड क्या है, स्टेशनरी फेज क्या है और टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। सो हम जो मेन जो टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की इनको वन बाय वन फिर हम इंशाल्लाह जो है वो इनको स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। तो ये तो था इंट्रोडक्शन क्रोमेटोग्राफी का कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, और हमने जस्ट ओवरव्यू किया कि कितनी टाइप्स की जो है वो क्रोमेटोग्राफी है और किस तरह से उसको हम कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास अब आज जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं क्रोमेटोग्राफी के, बेसिक कंसेप्ट हैं और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं ये जो कि हम आगे जो हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे इसके अंदर हम गैस क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, लिक्विड जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, और इनको हमने डिटेल में पढ़ना है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो बहुत अब हर एक टाइप में यूज करेंगे। तो जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं क्रोमेटोग्राफी की हम उनको जो है वो थोड़ा सा आज स्टडी करते हैं कि उनका क्या मतलब है। सो क्रोमेटोग्राफी जब हम यूज करते हैं सेपरेशन के लिए तो फर्स्ट चीज जो हमारे पास रिस्पॉन्स आता है क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम उसको कहते हैं क्रोमेटोग्राम। So chromatogram is basically a plot of concentration versus elution time. तो जब हम एक कॉलम है, किसी भी टाइप का कॉलम है और हम कोई भी मोबाइल फेज यूज कर रहे हैं, गैस यूज कर रहे हैं, लिक्विड यूज कर रहे हैं, whatever the separation mechanism, तो हमारे पास बेसिकली जो ग्राफ आता है जिसको हम क्रोमेटोग्राम बोलते हैं वो कुछ इस तरह से होता है जिसके अंदर यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे जो है वो जो भी सिग्नल है हमारा उसकी स्ट्रेंथ है। तो विद टाइम जो है वो जो एनालाइट है वो इसमें से इलूट होंगे, सेपरेट होते हैं, और बेस्ड ऑन इसकी हाइट कितनी है, इसका एरिया कितना है पीक का, तो इसकी बेस पे हम उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट ये कुछ यूज हुए, यहाँ पे टीएम है, ये टीआर है, डब्ल्यूएच है, डब्ल्यूबी है, तो ये क्या है। सबसे पहले this is TR which is called the retention time. अगर हमारे पास दो एनालाइट हैं जिनको हमने सेपरेट करना है थ्रू क्रोमेटोग्राफी, तो फॉर एग्जांपल एक एनालाइट जो है वो यहाँ पे 3 मिनट्स पे इलूट करता है और एक एनालाइट है वो 4 मिनट्स पे इलूट करता है।
तो कोई भी एनालाइट इस कॉलम के अंदर कितनी देर स्टे करता है और कितने टाइम पे लूट करता है, इसको हम कहते हैं डिटेंशन टाइम। तो बेसिकली दिस टी आर इज द टाइम जो भी कोई एनालाइट जो है वो एक कॉलम के अंदर स्पेंड करता है। इसको हम कहते हैं रिटेंशन टाइम। सेकेंड जो आपको यहाँ पे पीक नजर आ रही है छोटी सी, ये वाली, सो दिस इज कॉल्ड टी एम, जिसको हम वाइड टाइम कहते हैं। और बेसिकली कुछ सल्यूट ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते कॉलम के साथ, तो वो जो है उसमें से जैसे ही हम उसको मोबाइल फेस को पास करते हैं तो वो उसमें से इल्यूट कर जाते हैं और वो इंटरेक्ट नहीं करते। तो बेसिकली टीएम में पहले हम कोई भी क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं तो वहाँ पे मोस्टली एक छोटी स्पीक स्टार्ट में आती है। तो बेसिकली दिस स्पीक इज फॉर नॉन रिटेन्ड सल्यूट्स के, वो सल्यूट्स के जो कि इंटरेक्ट ही नहीं करते कॉलम के साथ और ऐसा जो है वो उसमें से निकल आते हैं। तो दिस इज कॉल्ड जो है वो वायर टाइम, और इसको हम टीएम के साथ डेजिग्नेट करते हैं। देन यहाँ पे हम दो टर्म यूज कर रहे हैं, दिस इज WH और WB। बेसिकली जो ये पीक है जो भी हमारे पास एनालाइट की आ रही है, तो इसकी हम विड्थ कैलकुलेट करते हैं कि कितनी है। तो जब हम इस विड्थ को, यहाँ पे बेस लाइन है, इसको, इस लाइन को हम बेस लाइन कहते हैं। तो विड्थ एट द बेस लाइन इज कॉल्ड WB, और जो हाफ है इसका 50% जो हाइट है उसके ऊपर जब हम इसकी विड्थ को कैलकुलेट करते हैं तो इसको WH कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, क्रोमेटोग्राम है, जिसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट पीक्स हैं, और ये यहाँ से इंजेक्शन है तो यहाँ से टाइम स्टार्ट हो रहा है अगर आपने सैंपल इंजेक्ट किया, और आफ्टर सम टाइम यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल एक सैंपल है जिसके अंदर मीथेन था जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती और वो जो है उसमें से इल्यूट कर जाती है, तो ये तो वाइड टाइम है, नॉन रिटेंट सल्यूट है। देन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम है, दिस इज द रिटेंशन टाइम ऑफ फर्स्ट एनालाइट। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम है, तो दिस इज फॉर एन अननोन, यहाँ पे नहीं पता कि कौन सा है कंपाउंड, और फिर अनदर एनालाइट है। सो इसका रिटेंशन टाइम इतना है, इसका रिटेंशन टाइम इतना है, इसका रिटेंशन टाइम इतना है। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी कैलकुलेट कि जब आपके इंजेक्शन टाइम से लेके उसके इल्यूट होने तक, जब उसको इंजेक्ट किया जाता है और इल्यूट होता है तो कितनी देर लगती है। लेकिन इन सम जो रेफरेंस बुक्स हैं उनके अंदर जो है वो जो रिटेंशन टाइम तो कैलकुलेट किए जाते हैं, सम जो है वहाँ पे एडजस्टेड रिटेंशन टाइम यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे रिटेंशन टाइम जो है वो फर्स्ट जो नॉन रिटेन सल्यूट जब उसमें सल्यूट करते हैं उसके बाद जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, ना कि जो है इंजेक्शन टाइम से। ठीक है, तो दोनों जो है ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, लेकिन नॉर्मली हम जो है वो रिटेंशन टाइम ही यूज करते हैं कि जो कि फ्रॉम इंजेक्शन टाइम, एडजस्टेड रिटेंशन टाइम जो है वो बहुत कम केसेस में यूज किया जाता है। नॉर्मली जो है हम जो सिंपल जो रिटेंशन टाइम है, जब हम एक सैंपल को इंजेक्ट करते हैं और उस इंजेक्शन के बाद उसमें से जब मोबाइल फेज पास करते हैं कितने टाइम के बाद वो इल्यूट करता है, तो जो इसको जो है रिटेंशन टाइम कहते हैं। मोस्टली यही जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है, लेकिन सम रेफरेंसेस बुक एडजस्टेड रिटेंशन टाइम भी यूज किया जा रहा है। तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू नो यू टू नो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये एडजस्टेड रिटेंशन टाइम क्या होता है। ठीक है। तो बेसिकली तो बात करें एनालिटिकल सेपरेशंस की, कि आपने एनालाइट को किसी भी एक सैंपल है जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स है, आप डिफरेंट एनालाइट है, आपने उनको सेपरेट करना है।
ताकि आप उनको एनालाइज कर सकें। सो क्रोमैटोग्राफी जब हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सेपरेशन होती है दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स। कि जो आपने सेपरेट किया है, फॉर एग्जाम्पल दो एनालाइट हैं, तीन तीन एनालाइट हैं, तो उनकी जो सेपरेशन है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी। पहली तो है कि उनका इंटरेक्शन कैसा है स्टेशनरी फेज के साथ, विच इज हाउ मच दे इंटरेक्ट विद द स्टेशनरी फेज। तो कितनी देर वहां पे रिटेन रहते हैं, जो उनका रिटेंशन टाइम है। किसी भी सल्यूट का रिटेंशन टाइम डिपेंड करता है कि उसकी इंटरेक्शन कितनी है स्टेशनरी फेज के साथ। जो सल्यूट या जो एनालाइट ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे स्टेशनरी फेज के साथ, उनका रिटेंशन टाइम उतना ज्यादा होगा, वो उतनी देर के बाद इल्यूट करेंगे। पहला फैक्टर तो ये है कि जो कि डिपेंड करता है कि उनका टाइम कितना है वहां पे रिटेंशन का। बेसिकली दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ सल्यूट। अब जो सेकंड इसके अंदर पैरामीटर है वो ये है कि जो आपकी पीक्स हैं वो कितनी नैरो आ रही हैं, ये कितनी ब्रॉड आ रही हैं। कि जब आपने एक एनालाइट को सेपरेट किया है, जब वो उसमें से इल्यूट कर रहा है तो एकदम सारा एक बैंड जो है वो इल्यूट करता है, या वो 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम लेता है वो, जब आपके पास जो पीक्स है वो ब्रॉड आती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमने दो कंपोनेंट को सेपरेट किया है, तो ये जो पीक्स हैं वो काफी ब्रॉड आ रही हैं, ऑल्दो दे आर सिमेट्रिकल पीक्स बट काफी ब्रॉड आ रही हैं। अब आगे चल के देखेंगे कई केसेस में जो पीक है जैसे शार्प है, बिकॉज फौरन जो है वो जो आपका एनालाइट है वो एक यहाँ से आप ये शो बेसिकली पीक शो क्या कर रही है। यहाँ पे तो ये सिर्फ मोबाइल फेज है कि यहाँ से एनालाइट ए जो है वो यहाँ से इल्यूट करना शुरू होता है। विद टाइम वो इल्यूट कर रहा है, इल्यूट कर रहा है, इल्यूट कर रहा है, और एट दिस टाइम वो सारे का सारा जो एनालाइट है वो उसमें से कॉलम में से निकल जाता है। तो यहाँ से तकरीबन ये आप कह लें कि तकरीबन एक, अगर हम इस इनको जो है वो 1 मिनट कंसिडर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि तकरीबन 0.6 सेकेंड में जो है वो मिनट में वो 40 सेकेंड में जो है वो यहाँ से इल्यूट करता है। अगर ये इल्यूट करता है यहाँ से स्टार्ट होता है और ये 1 मिनट लगाता है तो ये जो पीक है वो तकरीबन इस तरह से हो जाएगी, ऐसे ब्रॉड हो जाएगी। और अगर ये फौरन लूट करता है तो जो पीक्स हैं वो वहां पे शार्प आएंगे। सो बेसिकली जो इन दोनों पीक्स हैं हमारे पास कोई भी एनालाइट है जिस उसको सेपरेट करना है, तो ये तभी हो सकता है हम इन पीक को सेपरेट कर सकते हैं, या तो ये है कि इनका जो रिटेंशन टाइम है वो डिफरेंस हो, या फिर ये पीक्स जो है वो बहुत ज्यादा शार्प हो, अगर इनका रिटेंशन टाइम डिफरेंस जो है वो कम भी है। इसको हम देखते हैं आगे आपको वहां पे जो है वो बेटर आइडिया होगा कि इनकी सेपरेशन के लिए हमें मिनिमम कितना जो है वो डिफरेंस चाहिए इन देयर जो है वो रिटेंशन टाइम। एंड आल्सो ये चीज है कि जितना शार्प पीक्स आएंगे किसी भी एनालिसिस के अंदर, किसी भी क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस के अंदर, सो उतना बेटर जो है हम उसको पीक को एनालाइज कर सकते हैं और उसकी कंसंट्रेशन जो है हम मालूम कर सकते हैं। अगर पीक्स ब्रॉड होंगी तो मोस्टली जो अगर पीक्स साथ साथ है, रिटेंशन टाइम साथ साथ है, तो वो आपस में मिक्स हो जाती है और वहां पे हमारे पास जो एनालिसिस है वो एक्यूरेट नहीं आता। अच्छा, एक और चीज थी कि नॉर्मली तो हम टाइम यूज करते हैं, लेकिन कुछ केसेस बहुत रेयर केसेस हैं, आजकल वैसे कम यूज होता है, वहां पे हम बेसिकली रिटेंशन हम वॉल्यूम यूज कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ टाइम। यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि जो फॉर एग्जाम्पल 3 मिनट्स लगते हैं एक एनालाइट को इल्यूट होने में और दूसरे एनालाइट को इल्यूट होने में 4 मिनट्स लगते हैं। हम टाइम की बेस पे यहाँ पे इसको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे वॉल्यूम नोट किया जाता है कि पहले जो फर्स्ट एनालाइट है उसको इल्यूट करने में कितना वॉल्यूम यूज हुआ है मोबाइल फेस का, और जो सेकंड है उसको कितना यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम जो है वो रिटेंशन जो है ये वॉल्यूम होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 ml यूज हुए हैं तो इसका जो रिटेंशन वॉल्यूम है वो 20 होगा। इसका जो है फॉर एग्जांपल 25 ml यूज हुए तो हम कहते हैं यहाँ पे जी 25 ml यूज हुए। ठीक है, सो जस्ट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि कहीं कहीं पे यूज होती हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे ब्रॉड पीक्स की और शॉर्प पीक्स की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो
ये दो पीक्स हैं। तो बेसिकली दीज आर टू एनालाइट्स, लेकिन पीक्स यहाँ पे ब्रॉड है, ये इस तरह से है, और ये पीक इस तरह से आप इसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉड है और इनके रिटेंशन टाइम का डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। इसकी वजह से ये दोनों पीक मिक्स होगी, और अब इनको एनालाइज करना हम एग्जैक्टली एनालाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे जब हम इनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक जैसी पीक आ गई है, तो इनका एरिया जो है वो मर्ज हो गया, तो हम इसको एनालाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक तो ये या तो ये पीक थोड़ी सी इधर हो, ये इधर हो, इनका मीन के रिटेंशन टाइम डिफरेंस हो, तो फिर तो हम इवन ब्रॉड भी है तो हम इनको एनालाइज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल दिस वन, अब यहाँ पे ये जो दो एनालाइट हैं, ये पीक्स उसी तरह से ब्रॉड है, लेकिन इसका जो एनल रिटेंशन टाइम है वो इससे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो केस करे तो कम है, और इसका रिटेंशन टाइम ज्यादा है। तो ये पीक आल दो ब्रॉड है, यहाँ पे आ रही है यहाँ तक, तो इसका एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर ये जो पीक हम यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक कर लेंगे, तो हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपने जो सेपरेट करना है, या तो इनका रिटेंशन टाइम का डिफरेंस सफिशिएंट हो, या ये है कि अगर उनका रिटेंशन टाइम सिमिलर है, फॉर एग्जांपल इसमें और इसमें, आप ये देख सकते हैं कि इसका रिटेंशन टाइम और इसका रिटेंशन टाइम सेम है, और यहाँ पे भी इन दोनों एनालाइट्स का सेम है। अब ये दोनों एनालाइट रिटेंशन टाइम सेम है, जैसे यहाँ पे हम एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि पीक्स ब्रॉड हैं, लेकिन यहाँ पे जो पीक्स हैं वो बहुत शार्प हैं, इस वजह से हम इन पीक्स को इस पीक के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और हम इनका जो एरिया है इस पीक का एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट मीन्स के यहाँ पे भी सेपरेशन अच्छी हुई है, और यहाँ पे भी सेपरेशन होगी ये प्रॉपर, जिससे हम इनको एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इन एनालाइट्स को प्रॉपर सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि रिटेंशन टाइम डिफरेंस कम है, और पीक्स जो है वो हमारे पास ब्रॉड आ रही हैं। सो मेजर जब आप बात करते हैं सेपरेशन की क्रोमेटोग्राफी के अंदर, तो ये दो फैक्टर हैं कि कितनी अच्छी सेपरेशन हो रही है। एक तो वो है कि पीक उनका रिटेंशन टाइम डिफरेंस कितना है डिफरेंट जो सेल्यूट्स हैं, और सेकंड कि उनकी जो पीक्स आ रही हैं वो कितनी शार्प हैं, ये कितनी ब्रॉड है। तो ये दो चीज़ें जो डिटरमिन करती हैं कि कितनी अच्छी सेपरेशन हुई है जो कंपोनेंट एनालाइट्स हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो सेपरेशन के बाद जो हम नेक्स्ट टर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो सैल्यूट रिटेंशन की है, कि कोई भी हमारे पास एनालाइट है वो वहाँ पे कितनी देर जो है वो स्टे कर रहा है। सो वी ऑलरेडी डिस्कस कि जो सॉल्यूट की रिटेंशन है, किसी भी एनालाइट की रिटेंशन है, जो इतना उसका रिटेंशन टाइम आता है, ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इंटरेक्शन with the mobile phase and with the stationary phase. So it's relative जो है वो ऐसे सॉल्यूट जिनकी इंटरेक्शन या मोबाइल फेज के साथ ज्यादा होगा और स्टेशनरी फेज के साथ कम होगा, उन सॉल्यूट की स्टेशनरी फेज के अंदर रिटेंशन कम होगी, क्योंकि वो प्रेफर कर रहे हैं मोबाइल फेज को, तो वो उसमें से जल्दी लूट कर जाएंगे। और ऐसे एनालाइट ऐसे सॉल्यूट जिनकी इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा होगी और मोबाइल फेज के साथ कम होगी, तो वो वहां पे ज्यादा देर रिटेन रहेंगे, तो उनका जो रिटेंशन टाइम है वो ज्यादा होगा। सो बेसिकली इट डिपेंड्स के सॉल्यूट की इंटरेक्शन जो है वो किस तरह की, उसकी स्ट्रेंथ क्या है विद मोबाइल फेज एंड विद स्टेशनरी फेज। नॉर्मली आपके पास कोई कॉलम है अगर, तो उसके अंदर आप रिटेंशन देख रहे हैं, तो एक चीज ये है कि आप सलूट कितनी देर में उसके अंदर से निकलता है, ये डिपेंड करता है एक तो कॉलम की लेंथ क्या है, कॉलम का साइज क्या है, ठीक है, और सेकंड ये है कि आप उसके अंदर से जो मोबाइल फेस पास कर रहे हैं वो कितने फ्लो रेट पे पास कर रहे हैं। सो ये दो चीजें जो है नॉर्मली जो है उसका रिटेंशन टाइम जो है वो डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक कॉलम है फॉर एग्जांपल, उसकी लेंथ सेम है, और आप उसके अंदर से जो मोबाइल फेज है वो आप फॉर एग्जांपल 0.5 ml पर मिनट के हिसाब से फ्लो कर रहे हैं, तो क्योंकि उसके अंदर से मोबाइल फेज बहुत आहिस्ता आहिस्ता फ्लो कर रहा है, तो जो सैल्यूट है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें से एल्यूट करेंगे। अगर आप फ्लो रेट जो है वो डबल कर देते हैं 0.5 ml पर मिनट से 1 ml पर मिनट कर देंगे, तो वहां पे जो
सलूट है वहाँ पे जल्दी लूट करेंगे और वहाँ पे जो रिटेंशन टाइम है वो कम हो जाएगा। सो बेसिकली ये एक जस्ट फिजिकल पैरामीटर है जो कि डिटरमिन करते हैं। इसलिए हम जब किसी भी सैंपल को रन करते हैं तो जाहिर है कॉलम तो एक ही होता है। एक टाइम पे फॉर एग्जांपल हम ये कर सकते हैं, एक यूज करें दूसरे टाइम पे यूज करें, जो हम नॉर्मल जो ग्लास कॉलम यूज करते हैं लैब्स के अंदर। लेकिन मोस्टली जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं, जैसे आयन क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, तो जब हम एडवांस इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं मोस्टली इनका जो साइज होता है या जो लेंथ होती है वो तो कांस्टेंट होती है, वो तो सेम यूज कर रहे होते हैं हम कॉलम। फ्लो रेट जो है वहां पे एक रेंज होती है जिसके अंदर हम उसको सेपरेट करते हैं, और डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी जो सेपरेशन है वो किस फ्लो रेट पे अच्छी आ रही है, तो उसकी बेस पे जो है हम उसको सेपरेट करते हैं। लेकिन नॉर्मली जब हम कोई भी एनालाइट सेपरेट करते हैं, जो हमारे पास जो कॉलम आते हैं, तो मोस्टली उनके साथ जो है ये इंफॉर्मेशन दी होती है कि ये कॉलम इतने फ्लो रेट से इतने फ्लो रेट तक काम करता है, इससे जो है वो कम पे भी आप इसको यूज नहीं कर सकते, इससे ज्यादा फ्लो रेट भी यूज करेंगे तो वो कॉलम डैमेज हो जाता है। ठीक है, अच्छा। अब हमने सलूट रिटेंशन की बात की है, तो जो सलूट रिटेंशन है जो इसको एक अनदर मेजर है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटी फैक्टर, जिसके थ्रू इसको मेजर किया जाता है कि किसी भी सलूट की रिटेंशन कितनी है। एंड कैपेसिटी फैक्टर को हम मोस्टली के डैश से जो है हम डिनोट करते हैं। और अगर आपने किसी भी सलूट की अगर हम आपको एक क्रोमेटोग्राम दिया जाता है जिसके अंदर आपके पास 3 डिफरेंट सलूट है और आपको कहा जाता है कि इसकी सलूट की रिटेंशन कैलकुलेट करें, कि वो रिटेंशन टाइम तो हमारे पास आ गया है कि उसको स्ट्रेंथ कितनी है उसकी रिटेंशन की, तो हम उसको कहते हैं कैपेसिटी फैक्टर, आप उसको कैलकुलेट करें। तो कैपेसिटी फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आप सलूट का रिटेंशन टाइम माइनस वाइड टाइम और डिवाइडेड बाय वाइड टाइम, कि कोई भी एक सलूट 1 है, सलूट 2 है, सलूट 3 है, हर एक आप इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे कि उसका रिटेंशन का टाइम कितना है, और आप माइनस करेंगे कि जो भी अनरिटेन्ड सलूट थे उनसे और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो अगर कोई कंपोनेंट है, कोई भी एनालाइट है, कोई भी सलूट है कि जो कि ज्यादा देर रिटेन करता है कॉलम पे, तो उसका जो कैपेसिटी फैक्टर है वो ज्यादा होगा, अगर किसी का भी जिसका भी रिटेंशन टाइम ज्यादा। और बेसिकली कैपेसिटी फैक्टर क्यों यूज किया जाता है? कैपेसिटी फैक्टर इसलिए यूज किया जा रहा है कि यहाँ पे आपके पास बेसिकली जो रेशो आ रही है वो सेम आ रही है। आप वैसे तो कह सकते हैं कि जी आपने कॉलम यूज किया और उसकी लेंथ इतनी थी और फ्लो रेट इतना था, तो वहां पे हमारे पास रिटेंशन टाइम इतना आया। एक दूसरा बंदा अगर कोई वही एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो कॉलम लेंथ उसकी कोई और है और फ्लो रेट कोई और यूज कर रहा है, तो वहां पे डेफिनेटली जो है आपके पास रिटेंशन टाइम डिफरेंट आएगा। सो वहां पे आपके पास एक कंसिस्टेंसी नहीं है, कि आपको ये नहीं पता कि आप एक बंदा जो है उसका रिटेंशन टाइम सेम सलूट का डिफरेंट आ रहा है सेम कॉलम पे, दूसरे का डिफरेंट आ रहा है, तीसरे का डिफरेंट आ रहा है। सो टू मेक थिंग्स जो है वो कंसिस्टेंट ना, तो वहां पे यहाँ पे ये करते हैं कि हम जो रिटेंशन है उसको इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, कि हम जो टोटल उसका रिटेंशन टाइम है, चाहे जो भी फ्लो रेट यूज करें, जो भी कॉलम लेंथ यूज करें, तो हम उसका रिटेंशन टाइम लेते हैं, उसमें से वाइड टाइम को माइनस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं वाइड टाइम पे। तो आप बेशक कॉलम लेंथ चेंज करें, आप फ्लो लेंथ चेंज करें, जब आप इसको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो मोस्टली आपके पास जो कैपेसिटी फैक्टर आएगा उसकी वैल्यू जो है वो किसी भी सलूट के लिए कांस्टेंट होगी। तो इससे ये होता है कि ये क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है कॉलम लेंथ और फ्लो रेट से, तो आप जो है वो डिफरेंट सिस्टम पे डिफरेंट जगह पे भी अगर आप किसी एनालाइट को सेम अगर आप मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हैं, तो आपके पास जो उसकी रिटेंशन आएगी, जो कैपेसिटी फैक्टर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, हम इसकी एक दो एग्जांपल भी हैं जो हमने करनी है, बल्कि शायद आपको होमवर्क में इंशाल्लाह देंगे।
तो तो सेम चीज़ है जो हमने भी डिस्कस किया। अच्छा, जो यहाँ पे जो बेसिकली वही चीज़ है कि जो के है, जो कैपेसिटी फैक्टर है, बेसिकली ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन क्या है एक सलूट की स्टेशनरी फेज के साथ और मोबाइल फेज के साथ, उसकी जो बेसिकली हम डिटेक्शन की बात करते हैं। तो जब हम के को कैलकुलेट करते हैं थ्रू दिस फार्मूला, अगर तो हमारे पास जो के है अराउंड 1 आता है, अगर इसकी वैल्यू जो है अराउंड 1 है, तो इसका मतलब है कि सेपरेशन इतनी अच्छी नहीं हुई क्योंकि उसका रिटेंशन टाइम बहुत कम है, ऑलमोस्ट जो है वो। और अगर उसकी जो ये के है, इसकी वैल्यू 30 से ऊपर होती है, 30 का मतलब है कि रिटेंशन टाइम बहुत ज्यादा है। तो इससे हम मतलब ये लेंगे कि जो सेपरेशन है वो बहुत स्लो है, तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है। और नॉर्मली जो रिकमेंड किया जाता है, कुछ जो हमारी कोर्स बुक्स हैं, कुछ रेफरेंस बुक है, वो कहते हैं कि इट शुड बी अराउंड 2 to 5 या 1 to 5 होना चाहिए, कि जो आइडियल है। और कुछ जो है वो बुक्स रिकमेंड करती हैं कि इट शुड बी 2 to 10। तो हम इसको जनरल कर लेते हैं कि अगर हमारा जो कैपेसिटी फैक्टर आ रहा है इट्स बिटवीन 1 to 10, तो हम कह सकते हैं कि जो सेपरेशन है वो ऑप्टिमम हो रही है। और अगर सेपरेशन जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, तो तभी पुअर है, और अगर ग्रेटर देन 30 है तो इसका मतलब है कि सेपरेशन स्लो हो रही है। तो वहां पे फिर हम जो है मोबाइल फेस चेंज करते हैं या फ्लो रेट चेंज करते हैं, तो हमें उसको फिर कोई ना कोई चेंज करना पड़ता है। तो बेसिकली कैपेसिटी फैक्टर को हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारे पास जो सेपरेशन है वो हम ऑप्टिमम जो है वो वे में करें। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, एक तो टाइम लॉस है, और जब बहुत ज़्यादा टाइम उसमें से अगर हम किसी एनालिसिस पे करते हैं तो डेफिनेटली ज़्यादा टाइम के लिए हम किसी भी उसको क्रोमेटोग्राफी सिस्टम को रन कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा केमिकल जो है वो जो मोबाइल फेज है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो एनालिसिस टाइम बहुत शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, इतना कम भी ना हो कि आप उस पीक को ही एनालाइज ना कर सको प्रॉपरली, और इतना ज़्यादा भी ना हो कि आप जो है वो टाइम वेस्ट हो और आपकी जो सॉल्वेंट है वो वेस्ट हो। तो बेसिकली दिस इज कैपेसिटी फैक्टर, जो कि हम उसकी स्लूट की रिटेंशन कितनी है किसी भी कॉलम के अंदर उसको मैयर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये इस ग्राफ में आप देख लें कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये पीक है एक, और साथ दूसरी पीक उसके बिल्कुल साथ आ गई है, ये बिल्कुल सेपरेट हो ही नहीं रही, तो यहाँ पे इट मीन्स कि इसका जो रिटेंशन टाइम है इसका और इसका उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये बहुत जल्दी जो है वो दूसरी पीक भी आ गई, तो यहाँ हम उसको जो है वो सेपरेट नहीं कर पाते। तो बेसिकली दिस इज एक्चुअली जो आर है इट्स फॉर रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है उसकी वो बहुत कम है, और आप पीक को सेपरेट नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑल दो पीक्स जो है वो सेपरेट हुई है, लेकिन स्टिल जो है कुछ एरिया जो है उसका वहाँ पे भी मिक्स हो रहा है, और अभी भी आप एनालिसिस प्रॉपर नहीं कर सकते। यहाँ पे जो डिफरेंस है आप देख लें कि यहाँ पे जो प्रॉपर जो पीक्स है, आप एक पीक को प्रॉपरली दूसरी पीक से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और यहाँ पे जो सेपरेशन है वो प्रॉपर है। लेकिन इन दो केसेस में जो है वो प्रॉपर सेपरेशन नहीं हुई, तो इन दो केसेस में आप प्रॉपर एनालाइज नहीं कर सकते कि इस एनालाइट और इसकी जो है वो कंसेंट्रेशन कितनी है। लेकिन इस केस में जो आप उसको उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है, जैसे ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पी के दर एक पी के दर है, तो आप इसको, तो मिनिमम जो है वो हम कहते हैं जो इसके रेजोल्यूशन है वो इतनी हो कि आप उसको दो पिक्स को, ऐसा भी नहीं है कि एक पीक यहाँ पे है और एक पीक जो है वो 40 मिनट बाद आ रही है, इतना मतलब डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना डिफरेंस होना चाहिए उनकी रिटेंशन टाइम के दरमियान, उनकी जो सेपरेशन इतनी एटलीस्ट होनी चाहिए कि आप एक पीक को दूसरी पीक से डिफ्रेंशिएट करें और उसको एनालाइज कर सकें। सो दिस इज द मेन गोल ऑफ सेपरेशन। अदरवाइज अगर वो मिक्स हो रही है तो फिर तो सेपरेट करने का उसके अंदर कोई मकसद ही नहीं है। अच्छा, दूसरी हमने एक अभी बात की है रेजोल्यूशन की, कि जो किसी भी क्रोमेटोग्राफिक जब हम कॉलम यूज कर रहे हैं तो उसकी रेजोल्यूशन क्या है।
सो एज वी डिस्कस के द गोल ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या है कि हम किसी भी सैंपल को उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अंदर ना डिफरेंट पीक्स जो है वो हम उसके अंदर सेपरेट करें, जिसके अंदर एक जो पीक है वो सिंगल एक एनालाइट को शो कर रही हो, और हम उनको एक एक पीक को सेपरेट कर सकें, और ताकि हमारे पास हर एनालाइट की एक पीक आ रही हो, और उस पीक का एरिया कैलकुलेट करके हम बता सकें कि इसके अंदर कौन कौन सा एनालाइट है और उसकी कितनी कितनी कंसंट्रेशन वहां पे है। सो दिस इज द मेजर गोल ऑफ जब हम सेपरेशन करते हैं थ्रू क्रोमेटोग्राफी। सो व्हाट इज रेजोल्यूशन? तो रेजोल्यूशन बेसिकली एक क्वांटिटेटिव जो है वो मेजर है कि कितनी सेपरेशन हो रही है बिटवीन टू पीक्स ए एंड बी। अगर आप कोई भी आपके पास दो पीक्स हैं ए एंड बी, तो उनके दरमियान डिग्री ऑफ सेपरेशन क्या है, इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफिक रेजोल्यूशन। कि आपके पास जो दो पीक्स हैं उनके दरमियान कितना डिफरेंस है, कितने दूर हैं, प्रॉपर सेपरेशन हो रही है या नहीं। सो दिस इज बेसिकली क्रोमेटोग्राफिक रेजोल्यूशन इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पीक्स। अब एक तो हमने पिछली डायग्राम में भी देखा था कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है वो बहुत कम है, ये पीक्स प्रॉपर सेपरेट ही नहीं है। सेम यहाँ पे, और जब रेजोल्यूशन यहाँ पे अराउंड 1.5 है तो यहाँ पे प्रॉपर सेपरेशन है। ये तो हम विजुअल देख रहे हैं, नजर आ रहा है। अब अगर हमारे पास एक डाटा आता है तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्रोमेटोग्राफिक रेजोल्यूशन बेसिकली हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि रेजोल्यूशन 1.5 है या 0.7 है या 2 है, तो बेसिकली इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? सो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है कि जिसके अंदर हम रेजोल्यूशन को कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास अगर दो कंपोनेंट हैं बी एंड ए, तो हमारे पास जो रेजोल्यूशन हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा रिटेंशन टाइम ऑफ बी माइनस रिटेंशन टाइम ऑफ ए डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू विथ ऑफ बी प्लस जो पी की विथ है ऑफ ए। तो हम इन दोनों को जो है वो कैलकुलेट करते हैं, और इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 0.5 ऊपर आ जाएगा, और इसको हम कह देते हैं डेल्टा टी आर our WB plus WA. So this is how we calculate the resolution through this formula. So जितना रेजोल्यूशन ज्यादा होती है, जितना ये फैक्टर आर ज्यादा होता है, इतना इसका मतलब है कि उतनी अच्छी जो है वो सेपरेशन हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रेजोल्यूशन जो है यहाँ पे 0.75 है, तो इसका मतलब है कि सेपरेशन अच्छी नहीं है। तो मिनिमम जो है वो रेजोल्यूशन जो है वो 1.5 से जो है वो ऊपर होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि सेपरेशन अच्छी हो। तो अगर आर की वैल्यू 1.5 या 1.5 से कम है, इसका मतलब है कि जो पीक सेपरेशन प्रॉपर नहीं है, जो उसकी सेपरेशन है पीक की वो अच्छी नहीं हुई, तो हम उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आर की जो वैल्यू है, हमारे पास जो रेजोल्यूशन है, इट इज अबव 1.5, अराउंड 1.7 है, 2 है, इट मीन्स के जो पीक्स हैं वो प्रॉपर सेपरेट हो गई हैं, और आप उनको इंडिविजुअल जो पीक है उनको एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड कि जब आपके पास आर की वैल्यू 1.5 होती है, तो जो एरिया ऑफ ओवरलैप है अराउंड 0.1% होता है, तो जो कि निग्लिजिबल है। तो यहाँ पे जो है आपके पास जो डाटा आएगा, आप उसको कहते हैं कि 1.5 से ऊपर जब आएगी रेजोल्यूशन, तो वहाँ पे जो डाटा आएगा वो एक्यूरेट होगा। वहाँ पे या तो ओवरलैप बिल्कुल नहीं हो रही, अगर हो भी रही है तो वो माइनर है, जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। सो अगेन वही चीज है, यहाँ पे हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि रेजोल्यूशन को इंक्रीज करने का दो मेथड है। या तो ये है कि हम इनके जो टेंशन टाइम है वो डिफरेंस जो है वो इंक्रीज करते हैं, ताकि एक पीक यहाँ पे लूट हो, एक थोड़ी देर बाद लूट हो, तो आप उसको अलग से एनालाइज कर सकते हैं। या अगर उनका जो रिटेंशन टाइम है वो सिमिलर है, तो फिर ये है कि उनकी जो विड्थ है पीक की वो कम होता कि हम उसको इजीली एनालाइज कर सकें। सो दीज आर द टू वेज कि या तो उनका रिटेंशन टाइम डिफरेंट हो, या फिर उनकी जो पीक्स हैं वो बहुत शार्प हो, ताकि आप उनको इजीली एनालाइज कर सकें। फॉर एग्जांपल
अगर तो जो रिटेन पीक है उनका रिटेंशन टाइम जो दो एनालाइट है, फॉर एग्जांपल एक ये है और एक ये दो एनालाइट है, इनका जो रिटेंशन टाइम है वो बहुत करीब है और ये पीक्स भी ब्रॉड हैं, तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली जब आप उसको एनालाइज करते हैं तो आपके पास एक ही पीक नजर आ रही होती है, एक ब्रॉड पीक जो है वो ब्रॉड हो जाती है काफी, और आपके पास एक ही पीक आ रही होती है। एक्चुअली वहां पे दो एनालाइट दो कंपोनेंट जो है वो वहां से इल्यूट हो रहे होते हैं, लेकिन आपके पास पीक जो है वो एक नजर आ रही होती है। लेकिन पीक ब्रॉड होती है तो आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे एक नहीं दो पीक्स हैं, क्योंकि पीक बहुत इस तरह से ब्रॉड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रेजोल्यूशन नहीं हुई। तो नॉर्मली यहाँ पे हम कहते हैं कि अराउंड अगर रेजोल्यूशन अराउंड 0.5 हो तो इस तरह से हमारे पास एक ही पीक आएगी, ब्रॉड पीक आएगी, वो सेपरेट नहीं हुए। बेसिकली यहाँ पे तो सेपरेशन हुई नहीं है, बाकी कंपोनेंट तो सेपरेट हो गए हैं, लेकिन ये जो दो एनालाइट है वो यहाँ पे सेपरेट नहीं हुई। अगर रेजोल्यूशन 0.75 है तो यहाँ पे भी जो है बेसिकली यहाँ पे ये पीक आपस में, और दिस इज 0.75, दिस इज 1, और यहाँ पे 1.5 है, तो 1.5 जो है वो एटलीस्ट मिनिमम जो है रेजोल्यूशन जो है वो 1.5 होनी चाहिए अगर आप ने एक्यूरेटली एनालाइज करते हैं किसी भी सॉल्यूट को आफ्टर सेपरेशन की उसके अंदर क्या कंसंट्रेशन उसकी कितनी है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा जो अभी हमने पढ़ा है इसमें से थोड़ा सा होमवर्क है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस करते हैं, कोई भी लो मोलेकुलर वेट हमारे पास एसिड है, फॉर एग्जांपल ब्यूटारिक एसिड है। तो जो ब्यूटारिक एसिड है इसका जो रिटेंशन टाइम है तकरीबन 7.63 मिनट है, और इसका जो वाइट टाइम है कॉलम का, ठीक है, वो 0.31 मिनट है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने कैपेसिटी फैक्टर कैलकुलेट करना है, जो जैसे हमने पढ़ा है आज कैपेसिटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपने इस डाटा को यूज करके कैपेसिटी फैक्टर कैलकुलेट करना है। एक काम तो आपने ये करना, सेकंड आपने ये करना है कि हमारे पास एक हम एनालिसिस करते हैं लेमन ऑयल का। ठीक है, तो बेसिकली वहां पे हमारे पास टू मेजर कंपोनेंट हैं, एक लेमोनिन है और एक टर्पिनिन है। जो लेमोनिन है इसका जो रिटेंशन टाइम है वो 8.36 मिनट है, और इसकी जो बेस लाइन जो पीक की विड्थ है, ठीक है, वो 0.96 मिनट है जो फर्स्ट कंपोनेंट है, और ये 8.36 मिनट पे इल्यूट हो रहा है, और विड्थ जो है उसकी जो पीक की ब्रॉडनेस कितनी है वो आप 0.96 मिनट में ये इल्यूट होता है। और जो सेकंड कंपोनेंट है इसकी जो रिटेंशन टाइम है वो 9.54 मिनट है, और इसकी जो पीक है वो 0.64 मिनट ब्रॉड है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने रेजोल्यूशन कैलकुलेट करनी है इन दो पिक्स की, जो लेमोनिन की और टर्पिनिन की। तो ये आप लोगों ने खुद से कैलकुलेट करना है, हमने आज जो फार्मूला पढ़े हैं उनकी बेस पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, कि जिसके अंदर हमने कुछ फंडामेंटल जो है वो पैरामीटर्स और टर्मिनोलॉजीज जो कॉमनली यूज की हैं हमने स्टडी की हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है हमारी अभी रहती हैं, जैसे कॉलम सिलेक्टिविटी है और कॉलम एफिशिएंसी है, तो वो हम अपने अगले लेक्चर में उनको जो है वो स्टडी करते हैं।